हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कुछ इरिगेशन मेथड्स को। आज हम उन्हीं मेथड्स को आगे ले चलेंगे। उसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं कुछ और सिंचाई की विधियों के साथ। पिछली क्लास में हमने सरफेस इरिगेशन को जाना था। आज हम बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की, यानी जिसको हम बौछारी सिंचाई भी कहते हैं। सिंचाई की यह विधि अधिकतर ढालू क्षेत्रों, रेतीली भूमियों एवं उन क्षेत्रों में जहां पर मृदा कटाव अधिक होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस विधि में पानी भूमि की सतह पर बौछार के रूप में या फुहार के रूप में गिरता है। इस विधि में लोहे या रबड़ के पाइप ज़मीन के ऊपर बिछा दिए जाते हैं। सहायक पाइप एक दूसरे से समांतर रखे हुए इनमें आवश्यकता अनुसार दूरी पर नोजल लगा देते हैं। नोजल घूमने वाले या स्थिर भी हो सकते हैं। इन नलों का संबंध मेन पाइपलाइन से या मेन नाली से किया जाता है, स्रोत से कर दिया जाता है। इन नलों में पानी दबाव से प्रभावित किया जाता है। इस विधि के द्वारा जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, परंतु यह विधि हमारी काफ़ी महंगी आती है। इस विधि के महंगे होने की वजह से, कॉस्टली होने की वजह से लोग बाग इस विधि को नहीं अपनाते। कभी कभी तेज हवा चलने से इस विधि से समान रूप से जल का वितरण या सिंचाई नहीं हो पाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर कुछ फसलों की गुणवत्ता भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौध संरक्षण के लिए कवकनाशी व कीटनाशी रसायनों के छिड़काव के बाद भी इस विधि से सिंचाई करने पर दवाओं के घुलकर बह जाने का डर लगा रहता है। बात करते हैं इस विधि के बेनिफिट्स की। इस विधि में कम जल की आवश्यकता वाली फसलों के लिए यह बहुत ही उपयोगी विधि है। इस विधि द्वारा पानी की हानि बहुत कम होती है। ऊंचे नीचे ढालू क्षेत्रों के लिए एवं पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह सर्वाधिक उत्तम विधि है। उर्वरक व कीटनाशक रसायनों का छिड़काव सिंचाई के साथ प्रयोग संभव है। इसके बाद बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, यानी टपक सिंचाई की। सबसे पहले सिंचाई की इस विधि का प्रचलन इजराइल देश में हुआ था, किंतु अब इस विधि का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है जहां पानी की कमी आती है। जल अम्लीय इस विधि में जल पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके रूप में दिया जाता है, अतः पाइपों के माध्यम से पानी को पौधों की जड़ों पर डाला जाता है। इस विधि में प्रत्येक पौधे के पास एक प्लास्टिक पाइप लगा होता है, जिसका सीधा संबंध पानी लाने वाले पाइप से होता है। यह सिंचाई की सबसे कुशल और प्रभावी विधि है, क्योंकि इसमें पौधे की जड़ क्षेत्र को नमी मिलती है और पानी जो बूंद बूंद करके, जो ड्रिप करके एक एक बूंद करके पानी गिरता है, वह सीधा पौधे की जड़ों पर यानी रूट जोन एरिया पर पहुंचता है और सीधा पानी वह जड़ क्षेत्र को प्राप्त होता है। ड्रिप इरिगेशन से महाराष्ट्र में 53.16%, कर्नाटक में 18.03, तमिलनाडु में 15.20 तथा उत्तर प्रदेश में केवल 0.68% सिंचित क्षेत्र ही होते हैं। इस विधि में जल की हानि नहीं हो पाती,
क्योंकि सारा पानी बूंद बूंद करके पौधे के जड़ क्षेत्र में जाता है। साथ ही पौधों को केवल आवश्यक मात्रा से ही जल उपलब्ध होता रहता है। इस विधि में पानी में उचित मात्रा में उर्वरक भी हम मिला सकते हैं, जिससे पौधों को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। इस विधि के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेन पाइपलाइन, सब मेन पाइपलाइन, लेटरल पाइप, फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, सैंड फिल्टर, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर और ड्रिपर इमीटर। इतने इक्विपमेंट की हमें इस विधि में आवश्यकता होती है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो इस विधि में सभी प्रकार की भूमियों के लिए यह विधि उपयोगी होती है। इस विधि द्वारा हम 30 से 50% श्रम की बचत भी कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के द्वारा 20 से 60% तक पानी की भी बचत होती है। अगर दोस्तों ड्रिप और स्प्रिंकलर इन दोनों विधियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो ड्रिप मेथड्स हमारी सबसे ज़्यादा सक्सेस मानी जाती है या सबसे ज़्यादा उपलब्धता वाली विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पानी का दोहन नहीं होता है, पानी का वेस्ट नहीं होता है और जो भी पानी होता है वो सारा हमारे रूट जोन एरिया में पौधे के जड़ क्षेत्र में जाता है, जिससे उसकी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है और पानी हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा बात करते हैं हम कि हम और किन किन साधनों से सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि कच्ची नालियों से, पक्की नालियों से और नहरों के माध्यम से, डैम्स के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से आदि। ऐसे कुछ साधन हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, तो इनके माध्यम से भी हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं और अपनी फसल की पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम फसल को उगा रहे हैं तो हमारी जो सिंचाई की विधि होती है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन होता है, वह सबसे पहले निर्भर करता है कि हम किस विधि से, किस पद्धति से हम अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान सबसे पहले देना पड़ता है, जिससे हमारा जो पानी है वह सीधा हमारे पौधों तक पहुँचे, पौधों की जड़ों तक पहुँचे, जिससे उसका प्रचार प्रसार हो और हमारे पौधों को भी लाभ हो और वह सीधा जाकर के उन्हें मिल सके, जिससे उनकी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो, उनका डेवलपमेंट हो और जल्द से जल्द वो ग्रो कर सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा पानी देना व्यर्थ होता है और पानी देने के साथ साथ जो हमारी उसमें मेहनत होती है वो भी एक प्रकार से व्यर्थ ही है। तो सिंचाई के संसाधन, सिंचाई के साधन, मेथड्स, ये सारी विधियाँ, ये सारे तरीके हमें सबसे पहले देखना होता है जब हम किसी भी फसल को उगाते हैं, चाहे वह बागान की फसल हो, चाहे वह एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो, चाहे वह फॉरेस्ट्री ट्रीज हो। तो जितनी भी सिंचाई की पद्धतियां हैं वह अलग अलग स्थानों पर उपयोग की जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को आप पूरा देखिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।